हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर चरक संहिता के अंदर चरक संहिता के निदान स्थान का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रमेय निदानम। इससे पहले हमने निदान स्थान के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। ये जो वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद आ रही है, क्योंकि उसके बाद हम उससे फिर हमने कुछ थोड़ा स्किप करके रोग निदान को कंप्लीट कराया। ठीक है, रोग निदान पेपर 1 कंप्लीट है और पेपर 2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। उसके बाद आपका रोग निदान भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा जो टारगेट ये था कि मैं आपको रोग निदान कंप्लीट करा दूं और सूत्र स्थान के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं और विमान स्थान तो लगभग कंप्लीट ही है। निदान स्थान के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, जिनमें से हमने केवल 3 चैप्टर कराए हैं। अभी कोशिश करता हूँ मैं इनको भी यहाँ पर ही कवर करा दूँ, जल्द हो सकता है। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है। अब जो प्रमेय हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सेम आपका रोग निदान के अंदर होगा। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत 18, 19, 20 का ही फर्क हो सकता है, ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर लास्ट टाइम पे अगर आपके पास टाइम कम है तो आप केवल संहिता का ही निदान प्रमेय को पढ़ सकते हो और रोग निदान के अंदर भी वही लिख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रमेय के बारे में। तो प्रमेय निदानम, तो प्रमेय को अगर मॉडर्न के अनुसार बात करें तो इसको हम रिलेट करते हैं डायबिटीज मेलाइटस से। ठीक है, प्रमेय को नहीं करते। बेसिकली प्रमेय के 20 भेद होते हैं, जिनके अंदर एक मधुमेह होता है जिसके अंदर वात दोष प्रधान होता है। ठीक है, इस मधुमेह को रिलेट करते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस से। ठीक है, आगे हम भेद के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, पर हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि मधुमेह ही डायबिटीज मेलाइटस है या डायबिटीज मेलाइटिस ही मधुमेह है। ठीक है, बस हम उसको रिलेट करते हैं। हम पहला पढ़ते हैं परिभाषा कि बार बार अधिक मूत्र में आबिल आबिल मूत्र का त्याग, जिसको मैंने लिखा है परिभूतम आबिल मूत्रता। तो परिभूतम आबिल मूत्रता का मतलब क्या है कि बार बार मूत्र आता है। और कैसा मूत्र आता है? गंदा मूत्र आता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूरिन आपको देखने को मिलेगा। भाई नॉर्मल है। जब भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो ना, आप प्रैक्टिकल पे जाया करो। अगर आपके घर में कोई भी शुगर का पेशेंट है, देखो जो डायबिटीज़ है वो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। मोस्टली इतनी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है कि वो आपको हर घर में आम हो गई है आजकल देखना। तो आपने तो अपनी लाइफ में कभी ना कभी अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को देखा होगा तो उनसे पूछना कि, या उनको देखना कि जो उनको 3 P होती है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीपिप्सिया। तो ये इस तरह से हम पढ़ेंगे मॉडर्न के अंदर अगर कभी पढ़ा तो ये इसमें क्या होता है कि बार बार मूत्र आता है। ठीक है, बार बार मूत्र आता है। और जो बार बार मूत्र आता है वो कैसा आता है? आबिल आता है। आबिल मतलब गंदा मूत्र आता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का मूत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं दोष के अंदर कि प्रमेय के अंदर कौन सा दोष होता है। तो ये बताया गया है त्रिदोष जन्य है, मतलब त्रिदोष होते हैं। वात भी होता है, पित्त भी होता है, कफ भी होता है। लेकिन आचार्य ने और भी स्पष्ट किया ये कह के कि बहुद्रव्यम श्लेष्मम दोष विशेषा, यानी जो कफ दोष है वो द्रव की फॉर्म में अधिक रूप से प्रेजेंट रहता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ तीनों दोष के अंदर कफ दोष प्रधान रूप से रहता है प्रमेय के अंदर। ठीक है, फिर हमने देखा कि उत्पत्ति देखी, उत्पत्ति कैसे? ज्वर के बाद रक्तपित्त, रक्त के बाद गुल्म, गुल्म के बाद अब हम पढ़ रहे हैं प्रमेय के बारे में। ठीक है, फिर ठीक, तो अब हम देखते हैं निदान दोष दूसरे विमर्श। देखो ये एक तरीके से संप्राप्ति घटक ही हो गया, संप्राप्ति ही हो गई। जैसे निदान हो गया, दोष हो गया, दूष्य हो गया। ठीक है, उपस्य हो गया, संप्राप्ति हो गई। देखो अब मैं समझाता हूँ, समझिए। अगर कोई भी डिजीज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी आपका कारण क्या है। ठीक है, आपके दोष कितना प्रकोपित हो रहा है, दूष किसको वो जाके दूषित कर रहा है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि आप वात दोष है। ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा मत समझो, फिर से समझो। आप मानो कि बहुत ज़्यादा रुक्ष पान का सेवन कर रहे हो, लघुवन पान का सेवन कर रहे हो, शीत पान का सेवन कर रहे हो, तो बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हो। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? आपका वात प्रकोप हुआ। तो वात प्रकोप की वजह से क्या हुआ भाई? ज़्यादा निदान सेवन हुआ तो ज़्यादा दोष प्रकोपित होगा। अब जब ज़्यादा दोष प्रकोपित होगा तो वो कुछ दूसरे के साथ होगा। वो तो या तो अस्थि के साथ दोष दूसरे समूचना करेगा या किसी अन्य धातु के साथ दोष दूसरे समूचना करेगा। यानी व्याधि का होना या व्याधि का कम होना या व्याधि का ज़्यादा होना वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है निदान दोष दूसरे पर। तो निदान दोष दूसरे पर ही आपका विकृति विघात भाव और विकृति विघात अभाव, यानी देखो विकृति विघात अभाव मतलब रोग की उत्पत्ति ना होने में कारण विकृति विघात भाव और विकृति विघात अभाव। ठीक, तो विकार विघात भाव मतलब रोगों की उत्पत्ति ना होने में कारण। ठीक है, और विकार विघात अभाव मतलब रोगों की उत्पत्ति होने में कारण। भाई ये क्या है? विकारों का विघात हो रहा है। मतलब विकारों का विघात मतलब विकार को हम रिलेट कर ले डिजीज से। अगर डिजीज का विघात हो रहा है यहाँ पर तो डिजीज नहीं होगी। और लेकिन अगर डिजीज का विघात नहीं हो रहा, उसका अभाव है, तो डिजीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इन्हीं से ही और कुछ चीज़ बताई गई है। एक बताया विकार जननाम, चिरेन च विकार जननाम, अणुविकार जननाम और असर्वलिंग विकार जननाम। इसको समझिए। ठीक है, ये विमर्श के अंदर से निकाला है मैंने खोज के। तो इसमें देखो पहला आता है विकार जननाम। विकार जननाम मतलब रोगों का सर्वथा ना होना।
भाई मान लो कि निदान दोष दूसरे बहुत कम है। भाई अगर आपने थोड़ा बहुत ही रुक्चन का सेवन करा है तो दोष प्रकोपित होगा, नहीं प्रकोपित होगा। जब दोष ही प्रकोपित नहीं होगा तो वो दूसरे का समूर्चना नहीं करेगा। यानी कि विकार जन नाम में जो निदान दोष दूसरे है वो कैसे न्यून कम है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रोग देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा होता है चिरेन चय विकार जनाम। चिरेन चिरेन का मतलब होता है बहुत लंबी कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने निदान का सेवन किया है, लेकिन थोड़ा निदान का सेवन किया है, उतना नहीं किया कि अभी सेवन किया अभी दोष प्रकोपित हुआ। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा किया है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं किया कि वो दोष को प्रकोपित कर सके। लेकिन हाँ, वो लॉन्ग टाइम में दोष को प्रकोपित कर सकता है, यानी देर से रोगों की उत्पत्ति होने का कारण। मतलब ये देर से दोषों को प्रकोपित करेगा, फिर देर से ही दूसरे दोष दूसरा समूर्चना करेगा, और उसके बाद यहाँ पर ये रोग देखने को मिलेगा। भाई जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे मानो कि ऐसा ठंडी ऋतु आएंगे तो हम बढ़िया ठंडा ठंडा और कप प्रकोप का आर का सेवन करेंगे, तो वो तुरंत ही हमारी बॉडी में कफ का प्रकोप नहीं होता, वो धीरे 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 करके इकट्ठा होता है, और एक समय बाद वो क्या होता है, कफ प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसी तरह भी यहाँ पर ये रोग एकदम से नहीं देखने को मिलता, धीरे धीरे करके देखने को मिलता है। फिर आता है अनुविकार जननाम। अनुविकार जननाम मतलब क्या है कि आपने कुछ ऐसे निदानों का सेवन किया जो थोड़ी सी दोष को प्रकोपित करता है, थोड़ा सा दोष से समूर्छना हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पर व्याधि के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। फिर दूसरा होता है असर्वलिंगनम विकार जननाम। मतलब रोगों के कुछ लक्षणों का प्रकट, कुछ का नहीं। मतलब यहाँ पर क्या है, असर्वलिंगम, लिंग मतलब होता है जो भी लक्षण है। तो मतलब यहाँ पर किसी डिजीज के कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं, कुछ के लक्षण देखने को नहीं भी मिल सकते। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं निदान के बारे में। अब देखो, निदान में मैंने बताया मेनली कौन सा होता है, कफस जो होता है। तो कफस के लिए आप बता देना नुवन, हाइनक, यवक, चीनी, उद्दालक, बासी चावल। अगर इनका अति मात्रा में सेवन करते हो, ये बासी चावल है, ये बासमती चावल है। ठीक है, अब देखो जितना भी जो नया अन्न, नए चावल है, नए अनाज है, ठीक है, जो भी है, तो वो क्या होते हैं, वो कफवर्धक होते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, प्रमेय हो सकता है। ठीक है, चीनी खा रहे हो, कहते हैं ना भाई चीनी मत खाओ ज़्यादा, तो उससे भी हो सकता है। गुड़ मत खाओ, ठीक है, और मतलब कुछ ऐसे कफवर्धक जो भी आ रहे, चाहे अनुपमास हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। या फिर जो गुड़ के बने हो या ईख के बने विकार हो, ईख से जो बनते हैं ना, गुड़ बनता है, राब बनता है, फांट बनता है, ठीक है, मिश्री बनती है, ठीक है, या दूध के जो विकार होते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से आप बहुत सारे कफवर्धक आहार विहार का लिख सकते हो। एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपको ध्यान रह जाए। न्यूटन, हाइनक, यवक, चीनी, उद्दालक, बासमती चावल का अति सेवन, घी के साथ मटर मटर या फिर उसके साथ उड़द की दाल को खाना, ठीक है, ग्राम्य अनुपमास खाना, औदक मांस खाना, साग खाना, तिल खाना, खीर खाना, ईख खाना, ईख के विकार जैसे गुड़, चीनी, मिश्री, राब, दूध, दही, दूध हो गया, मंदक दही हो गई, मधुर पदार्थ हो गए, नए पदार्थ, अधिक निद्रा, नए पदार्थों करना, ज़्यादा नींद लेना, व्यायाम ना करना, लेटे रहना, बैठे रहना। तो ये सभी क्या करेंगे, आपकी बॉडी में कफ, मेद और मूत्र की वृद्धि करेंगे, और यही क्या होते हैं, पिरामिड का निदान का कारण बन जाते हैं। भाई ये दोस्त क्या कर रहे हैं, कफ, मेद और मूत्र की वृद्धि कर रहे हैं। किसकी, कफ, मेद और कफ, मेद और मूत्र की वृद्धि कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रमेय जैसे रोग आपको देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पर 10 दूसरे है। देखो 7 तो हमारी धातु होती है, उन 7 धातु में अगर आप अस्थि धातु को निकाल दोगे, बाकी की 6 धातु प्रमेय के अंदर दूसरे का काम करती है। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि नहीं है, मज्जा है और शुक्र है। ठीक है, तो ये 6 धातु हो गई, इसमें से आपको अस्थि को निकाल देना है। ठीक है, देन इसके बाद बता वसा, ओज, लसिका और क्लेद, इनको वोल कर क्या रखना, VOL के, वॉल्क। तो वॉल क्या रख लेना। जैसे आप ऐसे ऐसे समझो कि जिसको भी प्रमेय होता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि हम थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कैलोरी बर्न हो, 10,000 स्टेप पूरे हो। ठीक है, वो व्यायाम करे थोड़ा सा चल चल के ही, ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो पड़ा होता है आपके ब्लड के अंदर, उसका थोड़ा सा हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सके। भाई प्रमेय के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर यही तो होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, क्यों, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। देखो अगर आप मॉडर्न के अनुसार देखोगे तो 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता। जैसे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, कोई कॉपी देखता हूँ, देखो, इसमें कोई पेज खाली नहीं मिलेगा क्या, चलो यहीं पर ही समझा देता हूँ। ठीक है, आपको समझने से मतलब होना चाहिए। अगर हम डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करते हैं तो एक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब देखो अगर आप
HV1AC का लेवल चेक करोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेटर देन 6.5 आता है, और जबकि इसमें जो होता है वो कम आता है। इसमें HbA1c का लेवल 2 से 3 से कम देखने को मिलता है। क्यों, वो बाद की बात करेंगे। वैसे इसमें ट्राइबर में होता क्या है एक्चुअली में, जो सेल्स होती है, जो सेल्स होती है, कौन सी सेल्स, जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं करती। ठीक है, वो इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं करती। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन तो होता है, लेकिन इंसुलिन का जो सिक्रीशन है यूजफुल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मान लो ये सेल है, अब इस सेल के अंदर क्या है कि मान लो इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा, तो इस ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज होगा वो इस सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। क्या अभी, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, बीच में बच्चे आ जाते हैं तो फ्लो टूट जाता है। चलो, तो मैं बता रहा था आपको कि दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता। टाइप 2 में इंसुलिन का सिक्रीशन तो होता है, लेकिन जो सेल्स है उसको यूज नहीं कर पाती है। जैसे ये सेल्स है, तो इस सेल्स के अंदर क्या, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं है, मतलब इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, तो इस सेल के पास अगर ग्लूकोज भी आएगा तो वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। ठीक है, टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं। ठीक है, इस चैनल से क्या करते हैं कि यहाँ से क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो अंदर जाता है, ग्लूकोज अंदर जाता है तब जाके यूजफुल हो पाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, क्योंकि टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जैसे ये रिसेप्टर है, ये ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर है, तो ये इंसुलिन रिसेप्टर क्या करेंगे, जो ये बाहर की जो ग्लूकोज है, ठीक है, तो इनमें इसको अंदर नहीं आने देंगे, इसको अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि कैसा है, ये इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो गया है। मतलब ये है कि जब भी इसके पास ये ग्लूकोज साथ इंसुलिन चिपकेगा और इसको अंदर लाने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, जब भी इंसुलिन को अंदर ही नहीं आने देंगे, आप ये मानोगे अगर इंसुलिन अंदर नहीं आएगा तो ग्लूकोज का ये जो सेल है वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गई, सेल्स इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है। ठीक है, और अच्छे से अगर आपको देखना है तो आप फार्माकोलॉजी पढ़ना और पैथोलॉजी पढ़ना। ठीक है, चलो, देन इसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि दूसरे की, दूसरे के अंदर मैंने बता दिया 10 प्रकार, सॉरी, प्रमेय के अंदर 10 दूसरे होते हैं। अस्थि को छोड़ के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र होता है, अस्थि नहीं होता, और वसा होता है, ओज होता है, लसिका होता है और क्लेज होता है। ठीक, अब हम इसकी संप्राप्ति की बात करते हैं तो निदानों का सेवन करेंगे। निदानों के सेवन से क्या होगा, कफ शीघ्र ही कुपित हो जाता है, तो कफ क्या होगा, शीघ्र ही कुपित हो जाएगा। भाई मैंने बता ही दिया पहले भी, क्योंकि निदान कैसे, कफ वर्धक है तो कफ ही तो प्रकोपित होगा, और कफ शरीर का शिथिलता के कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका जो कफ वर्धक शरीर है, मतलब कफल शरीर है, मतलब उनके शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, शिथिल होता है, लूज होता है, जिनके कारण शीघ्र ही वो शरीर में फैल जाता है। तो फिर से देखो, आपने निदानों का सेवन किया, कैसे निदानों का सेवन कर दो, कफवर्धक, तो कफ जल्दी से प्रकोपित हो जाता है। और जिन व्यक्ति का शरीर में पहले से कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ क्या करता है, आपके शरीर को शिथिलता करता है। आपके शरीर शिथिल होने की वजह से, आपके शरीर शीतल होने की वजह से वो कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है। ठीक है, इसी के कारण जो ये बढ़ा हुआ जो कफ है वो सारे शरीर में फैल जाएगा, और ये सारे शरीर में फैलकर आपकी बॉडी के अंदर जो मेद धातु होती है वो मेद को भी शिथिल कर देता है। क्यों करता है मेद को शिथिल, क्योंकि जो कफ होता है और कफ होता है, मेद होता है, दोनों के समान गुण होते हैं। समान गुण होने के कारण ये जो कफ होता है इस मेद को भी दूषित कर देता है। उसके बाद जो विकृत हुआ कफ और मेद, यहाँ पर क्या हुआ, कफ भी बढ़ा हुआ था, कफ भी विकृत था, और इस कफ ने, बढ़े हुए कफ ने मेद को विकृत कर दिया। अब यहाँ पर कफ भी विकृत है और मेद भी विकृत है, और उसी के साथ मांस के भी अधिक बढ़ जाने से, तो वो क्या करेंगे, मांस को, अब यहाँ पर क्या होगा, मांस भी अधिक बढ़ जाएगा, जिससे कलेद की दृष्टि होती है, कलेद की दृष्टि हो देखने को मिलती है। ठीक है, देन इसके बाद विकृत होने से वह कफ मांस को दूषित होने से मांस में स्राविका, कच्छापिका और सड़े हुए सामान वाली पीड़िकाएं उत्पन्न करता है। तो उन्होंने क्या करा, जो विकृत कफ था उसने मांस को भी दूषित कर दिया। पहले विकृत कफ ने मेद को दूषित करा था, फिर उसी विकृत कफ ने जो बढ़ा हुआ मांस है उसको भी दूषित कर दिया, जिसकी वजह से आपको कच्छापिका, स्राविका या सड़े हुए मांस वाली पीड़िकाएं उत्पन्न देखने को मिल जाती है। तो शरीर को कलेद को दूषित कर मूत्र में बदल देती है। तो शरीर का जो क्लेद होता है उसको दूषित करती है, और उसी को ही बार बार आपकी बॉडी मूत्र के रूप में बदल देती है। भाई पॉलीयूरिया बार बार क्यों हो रहा था, तो इसलिए तो हो रहा था क्योंकि जो आपकी बॉडी का जो अच्छा क्लेद है, अच्छा न्यूट्रिशन, मतलब जो भी है, वो उसको क्या कर रहा है, बार बार वो मूत्र में कन्वर्ट कर रही है। तो जो आपका वंचन प्रदेश है और वस्ती प्रदेश है, ठीक है,
फिर उन दोनों में उत्पन्न होने वाले मूत्र व स्रोतस के मेद एंड क्लेश से भरे हुए भारी मुख को प्राप्त कर वह रुक जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी क्लेश को मूत्र में बदल रहे थे, तो वो आपके वंशन और बढ़ती प्रदेश में उसे उत्पन्न होने वाले मूत्र व स्रोतस के मेद और क्लेश से भरे हुए भारी मुख को प्राप्त कर जाते हैं। मतलब वो कहाँ पर चले जाते हैं, मूत्र व स्रोतस में चले जाते हैं और वहां पर ही रुक जाते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। अब हम प्रमेय के भेद के बारे में बात करते हैं। तो प्रमेय 20 प्रकार का होता है, ये हम ऑलरेडी चरक सूत्र स्थान में पढ़ चुके हैं। चरक सूत्र स्थान 19 अष्टम उद्रम अध्याय। तो कफज प्रमेय, पित्तज प्रमेय और वातज प्रमेय। कफज प्रमेय 10 प्रकार का होता है, पित्तज प्रमेय 6 प्रकार का होता है, वातज 4 प्रकार का होता है। देखो कफज प्रमेय कैसे है, उदक, इच्छु, सांद्र, सांद्र प्रसाद में, शुक्र में, शीत में, सन्ने में, सिक्ता में और लाल में। मैंने किस तरह से याद कराया था कि उदक की इच्छा है सुंदर सुशील शुक्र को शीत करे, सन्ने सन्ने सिकाई के लाला करके, इस तरह से। ठीक है, थोड़ी अजीब सी ट्रिक थी, लेकिन मैंने पहले कर लिया था 1-2 बार, तो मुझे ट्रिक को ध्यान रह जाती है। ठीक है, मैं पर ये नहीं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस ट्रिक को देख रहे हो, अगर आपको याद नहीं होती है तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो या अदर ट्रिक से भी आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे याद करा मैंने कि उदक की इच्छा है सुंदर सुंदर सुशील शुक्र को शीत करे, सन्ने सन्ने सिकाई करके ला ला ला। ठीक है, इस तरह से। और पित्तज में की क्या ट्रिक थी कि जो क्षार कर्नल है, देखो क्षार कर्नल मजे लेता है हरीश के। ठीक है, क्षार कर्नल से कैसे क्या हो जाएगा, काल में, 6 से क्षार में, और रे से हो जाएगा रक्त में जिसको लोहित में बोलते हैं, और न से हो जाएगा नील में, मजे हो जाएगा मजिष्ट में, और हरे हरे बोल के मतलब हरिद्रा में। ठीक है, हरि बोल के हरिद्रा बोल के। ठीक है, वातज में डायरेक्टली याद रखने 4 होते हैं, वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में। ठीक, इसी मधुमेह को रिलेट करते हैं प्रमेय से, डायबिटीज मेलाइटस से आज के टाइम पे। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो कफज प्रमेय होता है इसको साध्य बोला गया है, और ये जो पित्तज प्रमेय बोला गया है ये याप्य है, जबकि जो वातज प्रमेय बोला गया है वो असाध्य है, मतलब इसको तो आप ट्रीट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो कफज प्रमेय वो साध्य क्यों होते हैं, उसके लिए आचार्य चरक ने एक शब्द बोला है समक्रियत्व। समक्रियत्व का मतलब होता है कि यहाँ पर जो चिकित्सा होती है वो समान होती है, सिमिलर होती है। कैसे, देखो कफज प्रमेय की साध्य देखो, मतलब कफज प्रमेय साध्य क्यों बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो दोष और दूष्य के समान गुण होते हैं। दोष कौन होता है, कफ होता है, दूसरा कौन होता है, मेद होता है। मेद की तो दुष्टि हो रही थी, मेद को और क्लेद, मतलब मेद को ही तो बार बार में यहाँ पर जो भी इसको बॉडी में क्लेद के रूप में, मूत्र के रूप में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, कफ की प्रधानता से, दोष और दूसरे की समान चिकित्सा होने से, इसको क्या बोलते हैं, हम साध्य बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया ना आपको कि जो मेद और कफ और आम, इन सभी का कैसे होते हैं, साधर्मी होते हैं, समान गुण वाले होते हैं। तो जो चिकित्सा आप मेद की करोगे वही चिकित्सा किसकी हो जाएगी, कफ की हो जाएगी, इसलिए इसको साध्य बोला गया है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन के रूप में भी है। वैसे तो जहाँ दोष दूसरा संरचना सेम हो जाती है तो वो जो डिजीज है वो कृष साध्य का और कहलाती है, लेकिन ये कैसी होती है, साध्य होती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद कफ दोष और मेद दूष्य। देखो कफ दोष होता है, मेद दूष्य। दोष कौन, कफ है, दूष्य क्या है, मेद है। तो ये दोनों ही सेम गुण होते हैं, जिसकी वजह से दूषित मेद की चिकित्सा वही होगी, मतलब दूषित मेद की चिकित्सा होगी वह कफ की भी चिकित्सा होगी। तो इसलिए दोष और दूसरे की एक ही चिकित्सा होने से ये समक्रिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है, समक्रिया कहा जाता है। तो समक्रियत्व मतलब इन दोनों की जो चिकित्सा होती है वो समान होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको साध्य बोला गया है। देन इसके बाद हम इसके भेद के बारे में देखते हैं कि जैसे मैंने बताया जो कफज प्रमेय है वो 10 प्रकार का है। आपके दिमाग में डाउट आ सकता है सर कफज के 10 नंबर क्यों है, क्योंकि मतलब कफज 10 प्रकार का क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुद्रव्य श्लेष्म, बहुद्रव्य श्लेष्म मतलब यहाँ पर मैंने अगर आपको ध्यान हो तो ये मैंने बताया था कि बहुद्रव्य श्लेष्मम दोषम विशेष, मतलब त्रिदोष के अंदर भी कफ दोष प्रधान होता है, जो कैसा होता है, बहुद्रव्य होता है, यानी लिक्विड वाली स्टेट में प्रधान होता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसके जो भेद है वो भी तो ज़्यादा ही मिलेंगे। भाई जो ज़्यादा प्रधान होगा इसकी सत्ता भी तो ज़्यादा ही मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं उदक में की,
उदक में। अब देखो इनको रटने की जरूरत नहीं, नाम याद है तो उनके नाम के अनुसार ही आप इन प्रमेय को लिख सकते हो। ऐसा मत करना कि आप इनको रटने बैठ रहे हो, बिल्कुल शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड रटने बैठ रहे हो। अगर आप केवल इनके क्लासिफिकेशन भी आपको याद है तो मोर देन इनफ है। जैसे उदक है भाई, उदक उदक को हम किससे रिलेट करते हैं, वाटर से रिलेट करते हैं। अब इन सभी के अंदर ये जो 10 मेय है, मतलब दोस्त जो हमारे पास कफज मेय के प्रकार है, कफज के जो प्रकार है, कवच प्रमेय के प्रकार है, उन सभी के अंदर कफ का ही तो प्रकोप होगा। भाई ये देखो, ये जो मैंने आपको 10 बताई, ये किसकी है, कफच प्रमेय की तो प्रकार है, तो सभी के अंदर कफ का प्रकोप होगा। और जैसा नाम है ऐसा कर देना है। जैसे उदक में, उदक को हम रिलेट करते हैं वाटर से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका जल है, जल का जो मूत्र है वो त्याग होगा, जल की तरह मूत्र त्याग होगा। इच्छु में, इच्छु किसको बोलते हैं, गन्ने के जूस को बोलते हैं। गन्ने के जूस को नहीं, गन्ने को बोलते हैं। जैसे गन्ना होगा, गन्ना कैसा होगा आपने देखा होगा, कुछ अजीब सा मलमला सा कलर होता है, तो इस तरह का होगा। सांद्र में, सांद्र में क्या होगा, मतलब चिपका चिपका वो सा दिखने को मिलेगा। सांद्र प्रसाद में, जैसे मान लो अगर ऐसे कुछ कंटेनर में इसको कलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो नीचे कैसा हो जाएगा, जम जाएगा, जब ऊपर साफ होगा। फिर शुक्ल में हो जाएगा, शुक्र में मतलब शुक्र के कुछ देखने को मिलेंगे, शीत जम जाएगा। सन्ने सन्ने, मतलब जैसा नाम है इस तरह के आप यहाँ पर लिख सकते हो। एक एक करके जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उदक में, का प्रकोप के कारण उदक में ही मनुष्य स्वच्छ, भाई जल भी स्वच्छ होता है, अधिक श्वेत, जल भी श्वेत की तरह से ही होता है, और शीतल होता है, गंध रहित होता है, जल की मूत्र त्याग करता है, जल की मूत्र त्याग करता है। इच्छु बालिका में के अंदर क्या है, कफ प्रकोप के कारण अधिक मधुर, भाई गन्ने कैसे होते हैं, मधुर होता है, कैसा होता है, शीत भी होता है, और कुछ चिपचिपा भी करता है, और गंदा, गंदा एंड गन्ने, चिपचिपा गंदा की तरह होता है। मतलब जो गंदा सा होता है ना, इसका गन्ने जूस देखोगे तो मतलब डिफरेंट कलर होता है थोड़ा सा, ठीक है, मटमैला सा ऐसा कुछ। गन्ने के रस की तरह मूत्र त्याग करता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो डायरेक्ट, गन्ने के रस की तरह मूत्र त्याग करता है। उदक में के अंदर जल की मूत्र की तरह त्याग कर सकते, ऐसे भी लिख सकते हो। सॉरी। देन इसके बाद हम बात करते हैं सांद्र में की। सांद्र में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से पात्र में रखा हुआ जिसका वासी मूत्र गाढ़ा हो जाता है। जैसे मान लो कि सांद्र में क्या हो, सांद्र होगा, गाढ़ा होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर मूत्र रखा है, ये एक ऐसे पेशेंट का मूत्र है जिसको सांद्र में है, मतलब इसको प्रमेय, कफज प्रमेय है। अगर जैसे नॉर्मली आप ऐसे समझो क्लिनिकली कि कोई पेशेंट आपके पास आया है, जैसे मान लो ये रामलाल सामलाल जो भी है, ये पेशेंट आया, तो इस पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मुझे मतलब अपने लक्षण बताइए, उन लक्षण के आधार पर आपने बताया कि इसको पॉलीपेप्सिया हो रहा, पॉलीफेजिया हो रहा, पॉलीडिप्सिया हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रमेय हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। तो आपने कहा ठीक है आप सुबह आ जाइए। सुबह आप आए तो उसके मूत्र को आपने ले लिया, ठीक है, पहली धारा को छोड़ देना है, बीच की जो धारा है उसको कलेक्ट कर लिया, बिना कुछ खाए पिए वो आया, तो यहाँ पर उन्होंने डिपॉजिट कर लिया। तो जैसे ही जिस कंटेनर में रखा था, देखा कि थोड़े समय बाद देखा, अगर ये मूत्र गाढ़ा हो रहा है, अगर ये मूत्र कैसा हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो आप कह सकते हो वो सांद्र में है, ठीक है। अगर ये जो मूत्र है वो गन्ने के रस के समान हो रहा है तो इच्छु वालिका में है। अगर पानी की तरह स्वच्छ दिख रहा है तो उदक में है। समझ रहे हो बात को। या फिर इसको रखने पर ये नीचे गाढ़ा दिख रहा है, ऊपर श्वेत दिख रहा है, तो ये सांद्र प्रसाद में है। समझ रहे हो। या फिर ये जो बिल्कुल जैसे चावल के आटे का पानी होता है ना, सफेद सा ऐसा दिख रहा है, तो आप बोल देना ये शुक्र में है। बचे उसके बाद दो, फिर होता है शुक्र में। शुक्र में एक शुक्ल होता है, एक शुक्र होता है, मतलब शुक्र की तरह शुक्र मिला हुआ बार बार वो तो क्या करता है, मतलब अगर उसमें से शुक्र शुक्र की तरह आ रहा है, चिपचिपा सा कुछ पदार्थ दिख रहा है, कि इस कंटेनर में आपको ऐसा लग रहा है कि चिपचिपा सा कोई सफेद वाइटिस दिख रहा है, तो शुक्र में है। शीत में के अंदर क्या हो जाएगा, ये अत्यंत मधुर होगा। देखो अत्यंत मधुर होगा कहने का मतलब ये नहीं है आप उसे टेस्ट करके देखोगे, अनुमान अनुमान से इसका आप प्रमाण, मतलब अनुमान प्रमाण से आप इसकी युक्ति लगाओगे, ठीक है। शीतल मूत्र होगा, शीतल होगा और बार बार मूत्र का त्याग करेगा। सिकता में के अंदर क्या होगा, मूत्र का दोषों को छोटे छोटे ठोस टुकड़े के रूप में से निकालता है। यानी कि जो आपने यहाँ पर कलेक्ट किया होगा, अगर आप उसमें देखोगे तो यूरिन के क्रिस्टल, ये सब क्या है, यूरिन के क्रिस्टल ऐसे वगैरह सब दिखने मिल जाएंगे, ठीक है। या पेशेंट आपको बता दे, पेरेंट्स पेशेंट भी तो बता सकता है डायरेक्टली कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे यूरिन में ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल आ रहे हो, ठीक है। अगर वो नहीं बता पा रहा है, वो बता बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो किसी कंटेनर में इसकी यूरिन को कलेक्ट करना, यूरिन के एनालिसिस करना, ठीक है, मॉडर्न के तरीके से, एलोपैथिक के तरीके से, यानी आयुर्वेदिक तरीके से भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको करना है। देन फिर आता है सन्ने सन्ने में, ठीक है। सन्ने सन्ने में के अंदर क्या होता है कि कफ प्रकोप के कारण
मंद मंद वेग रहित कठिनता के धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है। भाई नाम से सन्ने सन्ने मतलब धीरे धीरे वो मूत्र को त्याग करेगा, रुक रुक कर मूत्र को त्याग कर रहा है। अलाला मेघ मतलब क्या होता है कि तंतु डोरे की तरह बंधे हुए तार से युक्त चिपचिपा मूत्र त्याग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे चाशनी होती है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे चिपचिपा सा डोरी आ रही है चाशनी सी, ऐसे थ्रेड बन रही है, ऐसा मूत्र का त्याग कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, अलालाहा में ही हो जाएगा। ठीक है, अलाला में बोल दो, जिसको लाल में भी हम बोल देते हैं। ये हो गया हमारा अभी तक का कफस विरमय। ठीक है, तो देखो कफस विरमय के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले बात करी है कफस विरमय की, और कफस विरमय के अंदर हमने देखा कि 10 प्रकार के कफस विरमय होते हैं। वो जो कफस विरमय होते हैं वो साध्य होते हैं। साध्य क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें समक्रियत्व होता है। समक्रियत्व का मतलब यहाँ पर जो दोष होता है, दूसरा होता है, दोनों की जो चिकित्सा होती है वो समान होती है। देन इसके बाद हमने देखा जो इसके जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। 10 प्रकार बहुत ईजी है, इनको नाम याद करना, क्योंकि हमने बहुत बार इनको पढ़ लिया है। और जैसे अगर आपको कोई ट्रिक मिले तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि और भी बच्चे इस ट्रिक को देख सके। ठीक है, मेरी ट्रिक थोड़ी सी उटपटांग सी हो सकती है, ट्रिक कैसी भी हो आपको याद होना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रकार की। हमने सभी प्रकार, देखो जरूरी नहीं है वो रटो, बस आप एक इमेजिनेशन कर लेना कि कंटेनर में, ऐसे इमेजिनेशन करके कर सकते हो। ये कंटेनर में आपने किसी भी रोगी का यूरिन को कलेक्ट करा लिया। ठीक है, कलेक्ट कराने के बाद अगर वो सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, जैसे आटे सा दिख रहा है, तो शुक्ल में हो जाएगा। इसमें क्रिस्टल लाइक दिख रही है तो शुक्र में हो जाएगा। पानी की तरह दिख रहा है तो हमारा उदक में हो जाएगा, उदक में हो जाएगा। और उसके बाद और गन्ने के जूस की तरह दिख रहा है तो वो इच्छू में हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? या फिर यूरिन, उस रोगी का जो यूरिन आ रहा है बिल्कुल रुक रुक कर आ रहा है तो सन्ने सन्ने में हो जाएगा। ठीक है, और अगर डोरी डोरी थ्रेड थ्रेड से आ रही है तो वो लाल में हो जाएगा। इस तरह से अगर आप कर लोगे तो आपके आसानी से कफस विरमय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा अगले विरमय होता है। अगले जो विरमय होता है वो होता है पित्तज विरमय। ठीक है, पहले पित्तज विरमय के निदान देखेंगे, उसके बाद इसकी साध्य साध्य देखेंगे, देन उसके बाद इसके जो भेद हैं, इनके लक्षण के बारे में हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं पित्तज प्रमेह के निदान के बारे में। अब देखो, तो जो भी है उष्ण हो गया, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, अजीर्ण अवस्था में ही भोजन करने वाला, अधिक धूप, अग्नि का ताप, श्रम, क्रोध और सेवन करने वाला, विषम भोजन करने वाला, इन सभी से पित्तज प्रमेह आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो पित्तज प्रमेह होता है वो याप्य होता है। क्यों याप्य होता है? देखो, क्योंकि इनमें कफ और पित्त संश्रित दोषों का आश्रय मेद होता है। दोष कौन से हो गए? कफ और पित्त हो गए। लेकिन इनका जो चाहे कफ हो चाहे पित्त हो, दोनों का आश्रय क्या होता है? मेद होता है, क्योंकि मेद को ही तो दूषित करते हैं और एक की चिकित्सा करने दूसरे के लिए विरुद्ध बढ़ती है। यानी यहाँ पर क्या होता है? विरुद्ध उपक्रम। अब ये विरुद्ध उपक्रम से आपको एक नाम और याद आ रहा होगा, आम विष का। ठीक है, आम विष का, सॉरी। ठीक है, आम विष में भी क्या होता था कि अगर आप शीत चिकित्सा करते थे तो आम बढ़ जाता था, और उष्ण चिकित्सा करते तो विष बढ़ जाता था। तो वो भी कैसा था? विरुद्ध उपक्रम था। और यहाँ पर पित्तज में भी कैसा हो जाएगा? विरुद्ध उपक्रम हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप यहाँ पर देखो भाई, दोष क्या है? पित्त है, दूसरे क्या है? मेद है। आप यहाँ पर दोष की चिकित्सा करोगे मधुरादि से। मधुरादि क्या करता है? वो मधु गहरा पित्त को तो समन कर देगा, पित्त को समन कर देगा, लेकिन मेद को तो और ज्यादा बढ़ा देगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर आप यहाँ पर मेद की चिकित्सा करते हो, कटु उष्ण का सेवन करते हो, ठीक है, वो क्या कर देगा? पित्त को कम कर देगा। भाई जब भी आपको मांस मेद इनकी चिकित्सा करनी होती है ना, आप उसमें अग्निकर्म का उष्ण चिकित्सा करते हो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्या करेंगे? ये पित्त को बढ़ा देंगे। तो ये कैसी हो गई? विरुद्ध उपकर्म हो गई, जिसकी वजह से पित्तज प्रमेह को यहाँ पर विरुद्ध उपकर्म बोला गया है, और ये याप्य बोले गए हैं। याप्य मतलब जब तक वो जो व्यक्ति रहेगा उसके ये रोग रहेगा ही रहेगा, उसके साथ ही वो रोग उसके साथ ही जाएगा। फिर हम भेद की बात कर रहे थे कि क्षार में, पहला होता है क्षार में, यानी कि इसमें कौन से दोष का प्रकोप होगा? पित्त दोष का। क्षार मनुष्य गंध, रंग, रूप, स्पर्श में क्षार से रस मूत्र त्याग करता है। ठीक है, कालमेघ के अंदर पित्त प्रकोप के कारण निरंतर स्याही की तरह काला और उष्ण मूत्र त्याग करता है। कैसा करता है? जो निरंतर स्याही की तरह काला और उष्ण मूत्र को त्याग करता है, उसे हम काल में बोलते हैं। देन फिर आता है नील में। नील में के अंदर क्या होता है कि वो नीलकंठ के पंख के समान वर्ण वाला मूत्र का त्याग करता है। रक्त में के अंदर वो रक्त की तरह मूत्र का त्याग करता है, या फिर नमकीन गर्म और रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करता है। मंजिष्ठ में मतलब जो मजिष्ठ की क्वाथ होती है उसके समान रक्तवन का मूत्र त्याग करता है। हरिद्र में मतलब हल्दी के समान जो पीली होती है उसके समान मूत्र का त्याग करता है, और कटु रस युक्त त्याग करता है। ठीक है,
देन इसके बाद हम बात करते हैं वातज वाले की। वातज प्रमेय निदान, ठीक है, वातज प्रमेय निदान। तो वातज के लिए वातज के अनुसार देखना है कि कषाय, कटु, तिक्त, रुक्ष, लघु, शीतल द्रव्य सेवन, अधिक मैथुन, व्यायाम, व्यवन, विरेचन, आस्थापन का योग, वेग धारण से उपवास, अभिघात, अधिक धूप में बैठना, अधिक रक्त स्त्राव, अधिक जागना आदि। वातज प्रमेय के निदान। देखो, निदानों का सेवन करने से क्या होगा, वात प्रकोपित होगा। वात प्रकोपित होकर शिथिल एवं अधिक मेद वाले पुरुष में शरीर में भ्रमण करती है। कैसे? जो व्यक्ति शिथिल हो और जो अधिक मेद वाले हो, ऐसे व्यक्ति के शरीर में जो वायु होती है वो भ्रमण करती है। आखिर बात ये आती है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में ही भ्रमण करती क्यों करती है? भ्रमण तो सभी के अंदर करती है। देखो, भ्रमण सभी के अंदर करती है, लेकिन रुकती उन्हीं के अंदर है जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। भाई, जो मेद वाला होगा, शिथिल होगा, कहीं ना कहीं वहीं तो वायु हमारी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, वहीं तो रुकेगी। और जहाँ जब वायु रुकेगी तो उस दूसरे के साथ वो समूर्छना भी कर लेगी। जब दोष दूसरे समूर्छना हो जाएगी तो लक्षण उत्पत्ति और व्याधि उत्पन्न देखने को मिल जाएगा। जैसे बताया गया है कि वसा को लेकर मूत्र व सर्वत्र में प्रवेश कर जाती है। देखो, वायु प्रकोपित होकर शिथिल और मेद वाले पुरुषों में भ्रमण करती है। वसा को लेकर मूत्र व सर्वत्र में प्रवेश कर जाती है तो वसा में कहलाती है। और मज्जा को लेकर मूत्र व सर्वत्र में प्रवेश कर जाती है तो मज्जा में। उसी तरह से लसिका को लेकर मूत्र व सर्वत्र में हस्ती में, और ओज को लेकर कर जाती है तो मधु में। ठीक है भाई, हमने क्या याद करा था? वोल्क करा था, वोल्क। तो वसा हो गया, फिर हमारा ओज यहाँ पर लास्ट में है, फिर हमारा ललसी का होता है। देखो, यहाँ पर मैं गलत बता रहा हूँ। ये जो है ये तो दूसरे होते हैं, ये तो क्या होते हैं, जो वोल्क होते हैं वो तो दूसरे होते हैं। यहाँ पर ये भेद है। ये 4 प्रकार के होते हैं, वसा में, मज्जा में और अस्थि में, मधु में। ठीक है। यदि ये वात प्रकोपित होकर अधिक मेद वाले पुरुष को शरीर में भ्रमण करती है और वसा को लेकर मूत्र स्रोत जाती है तो वसा में, मज्जा को लेकर जाती है तो मज्जा में, लसिका को लेकर जाते हैं तो अस्थि में, और ओज को लेकर जाती है तो मधु में। ठीक है। फिर वातज जो 4 प्रकार के होते हैं, इनकी असाध्यता में हेतु क्या है? देखो, महा महात्याग, कथवात, विरुद्ध उपक्रम। देखो, ये विरुद्ध उपक्रम तो सेम पित्तज की तरह ही है कि विरुद्ध उपक्रम त्वच। तो ये क्या होगी? महाअत्यकवात। मतलब ये क्या है कि महाअत्यकत्वात। तो इसका मतलब ये होता है कि जो महाविनाशकारी होने से और दो एवं दूसरे के परस्पर विरुद्ध होने से। तो जो बात होती है वो कैसी होती है? वो यहाँ पर महाविनाशकारी हुआ है। और जो दोष और दूसरे की जो दोष और दूसरे वो कैसे एक दूसरे के परस्पर विरुद्ध है, जिनकी वजह से 4 वातज प्रमेय को वेद के लोग असाध्य मानते हैं। ठीक है। जो दूसरे मेद को ठीक करने वाली चिकित्सा है, जो दूसरे मेद को ठीक करने वाली चिकित्सा है, वह दोष वायु को बढ़ाने वाली है। ठीक है। मतलब दोष और दूसरे की जो चिकित्सा है वो अपोजिट है। वातज प्रमेय वायु के शीघ्रकारी होने से जितनी शीघ्रता से इस धातु का नाश होता है, उतनी शीघ्रता से उसकी पूर्ति के लिए प्रभावकारी औषधियों का प्राय अभाव भी देखा जाता है। पहला पॉइंट ये बताया गया है कि जो वातज प्रमेय की जो वायु के शीघ्रकारी होने से जितनी शीघ्रता से धातु का नाश होता है। भाई, क्या हो रहा है कि वात के प्रकोप से क्या होता है? धातु क्षय, और धातु क्षय से क्या होता है? वात का प्रकोप। और दूसरा, इसके लिए जो औसत है वो भी कम ही देखने को मिलती है। ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं वसा में के बारे में। तो वसा में क्या है हमारा कि वात के प्रकोपित होने पर वसा मिला हुआ है वसा की तरह बार बार मूत्र त्याग करता है। ठीक है। मज्जा में क्या है? मूत्र साथ मज्जा का बार बार तो पेशाब करता है, मूत्र त्याग करता है। हस्ती में क्या है कि मनुष्य लगातार मल वाले हाथी की तरह अधिक मूत्र का बार बार त्याग करता है। मधुमेह के अंदर क्या है कि मनुष्य कसाय, मधुर, पांडु और रुक्ष मूत्र का त्याग करता है। ठीक है, समझ रहे बात को? तो इतना हमारा हो गया। देन इसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रमेय के पूर्व रूप के बारे में। देखो, प्रमेय के पूर्व रूप काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, जो भी निदान स्थान जब आप पढ़ोगे ना, तो ये जो पूर्व रूप है, निदान है, वहां से क्वेश्चन बहुत आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है। तो MCQ हो गए, AIPGT हो गए, MO के एग्जाम हो गए। तो कोशिश क्या करो कि यहाँ से जो आप करते हो इन पूर्व रूप निदान को, वो आप कहने से लोग की कोटेशन के फॉर्म में याद रखो। ठीक है। जैसे जटिल अवहाम केसिसु, यानी कि जो भी मतलब जो भी जिसको भी प्रमेय होगा, तो प्रमेय होने से पहले उसके जो बाल है वो ऐसे घुंघरालों से चिपके से लगने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस भी व्यक्ति का जो प्रमेय होता है उसके शरीर से मल निकलने लग जाता है। अब यहाँ पर स्कैल्प से उसके मल निकलेगा, उस मल की वजह से उसके जो बाल है वो बिल्कुल चिपचिपे से आपको देखने को लिए मिल जाएंगे। फिर आता है माधुरस्य, मुख माधुरस्य। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मुख है वो मीठा मीठा लगेगा। कर पादो सुप्त दहाव, कर पादो सुप्त दहाव, यानी कि जो 16 फीट है या पाम ऑफ हैंड है, मतलब पाम ऑफ हैंड हो गया या 16 फीट हो गया, इन दोनों में नमनेस आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है। अब क्यों मिलती है? क्योंकि देखो नमनेस क्यों मिल रही है, क्योंकि कफ क्या करता है, ब्लॉकेज का काम करता है। तो कफ क्या करेगा, स्रोतस को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से वायु गति नहीं हो पाएगी और आपको नमनेस वगैरह देखने को मिलेगी। जैसे कर पादे सुप्त दाह, मतलब जो आपके हाथ पैर है उनमें आपको नमनेस देखने को मिल जाएगी। मुख तालु कंठ शोष, यानी मुख में, तालु में, कंठ में शोष देखने को मिलेगी, पिपासा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, कंठ शोष क्यों हो रहा है भाई, इन सभी में पानी का ज्यादा लॉस हो रहा है भाई, बार बार टॉयलेट जा रहा है, तो ज्यादा मुख का, तालु का, इन सभी का शोष हो जाएगा। आलस्य आ जाएगा। मल एम का है, मतलब शरीर में मल से लिप्त होगा, मल बहुत निकलेगा। परिदाय सुप्त दाय चांगेशु, ठीक है, परिदाह होगा। ठीक है, तो मतलब परिदाह का मतलब ये है कि सारे मुंह में दाह होगा। एंड सुप्तम चांगेशु, सुप्तम चांगेशु मतलब शरीर में बिल्कुल खाली खाली सा देखने को मिलेगा। और पट सटपद पिपलिका विशेष है, मतलब शरीर, मतलब शरीर पर और आपके मूत्र पर, दोनों पे ही आपको चींटियां देखने को मिलेंगी। मतलब सट पद पिपलिका है, मतलब जो आपके पद हो गया, जो पिपलिका है, सट पद मतलब एक कहने से ये बोल सकते हैं कि जो शरीर है और जो मूत्र है, इन दोनों में मक्खियाँ देख रहे हैं, चींटी लग जाती है, मक्खियाँ लग जाती है। ठीक, क्योंकि आपका जो मूत्र होता है उसमें कैसा होता है, मीठा होता है। मूत्रे चाहे मूत्र दोषान, तो मूत्र का विभिन्न प्रकार के दोषों से उत्पन्न होना। विस्तरा मतलब एक प्रकार गंध होना, शरीर में गंध होना। निद्रा तंद्रा सर्वकाल, तो इनको हमेशा निद्रा आती रहती है, तंद्रा आती रहती है। ठीक है, तो ये देन इसके उपद्रव की बात करते हैं। तो इसके उपद्रव क्या बताए गए हैं कि तृष्णा, तृष्णा अतिसार, ज्वर दाह दौर्बल्यम, आरोचकम, आरोचकम अवेपाको, पूतिमास पीड़िकाए, अलजी विद्रादिस्य। ठीक है, तो कुछ स्किन डिसऑर्डर बताए गए हैं, कुछ यहाँ पर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर बताए गए, जैसे ज्वर, सॉरी, जैसे कि हमारा रिस्पिरेटरी नहीं बताया गया है। तृष्णा अतिसार, ज्वर दाह दौर्बल्यम, आरोचकम आवेकर, मतलब कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव डिजीज बताई गई है। फिर इसका चिकित्सा सूत्र है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि चिकित्सा सूत्र बताइए, लक्षण बताइए, पूर्व रूप बताइए, निदान बताइए। बच्चे सब लिख देते हैं लेकिन चिकित्सा सूत्र को भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक छोटी सी लाइन में होता है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता। ठीक है, तो आपको चिकित्सा सूत्र ध्यान रखना है। तत्व साध्यानाम प्रमेयनाम संशोधन उपशमनो उपशमन्यार्थ। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा साध्या प्रमेय, साध्य प्रमेय कौन सा होता है, यानी जो कफज प्रमेय है वो साध्य होता है। मैंने पहले भी बताया कि कफज प्रमेय साध्य क्यों होता है, क्योंकि इसमें तो दोष और दूसरे की संरचना है। दोष मतलब जो इसमें जो दोष और दूसरे है वो साधर्मी होते हैं, यानी जो चिकित्सा आप कफ की करोगे वही चिकित्सा आपके कफ की भी होगी। ठीक है, तो वो दोनों कैसे सिमिलर है, समान है। तो यहाँ पर ही बताई गई है, जो कसाध्य प्रमेय होता है उसमें आप संशोधन करोगे और उपशमन करोगे, संशोधन करोगे और उपशमन करोगे। ठीक है, तो ये किसके लिए सूत्र बताया, केवल साध्य प्रमेयों के लिए बताया गया है, संशोधन और उपशमन। इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारे से कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।